अज्ञेय, जिनको प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है। अज्ञेय का जो पूरा नाम था वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। क्या नाम था? सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हिंदी साहित्य में सच्चिदानंद वात्स्यायन को अज्ञेय के नाम से जाना जाता है, या हम कह सकते हैं कि अज्ञेय का पूरा नाम था सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय प्रयोगवाद के जनक के रूप में ज्यादा चर्चित है। प्रथम तार सप्तक के संपादक अज्ञेय थे, और अज्ञेय का जो जन्म था वो 7 मार्च 1911 में इनका जन्म हुआ तथा इनकी जो मृत्यु है, इनका जो निधन है वो 4 अप्रैल 1987 को हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि 1911 से लेकर 1911 टू 1987 ये अज्ञेय का कालखंड रहा है। अज्ञेय का जन्म 1911 उत्तर प्रदेश, मृत्यु 4 अप्रैल 1987 उत्तर प्रदेश। ठीक, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन बचपन से ही अपने पिता के लाडले थे, माता के लाडले थे। बचपन से ही जिद्दी स्वभाव के थे। एक बार अपने मन में जिस चीज के ठान लेते थे उसको पूरा करने से पीछे नहीं हटते थे जब तक कि वो कार्य की सिद्धि पूरी नहीं हो जाती। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के बारे में दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कि ये क्या थे? प्रयोगवाद के जनक थे। प्रयोगवाद को जो कि 1943 से 1953 तक चला, इस प्रयोगवाद के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। जब हम अज्ञेय के व्यक्तित्व की बात करें तो इनका जो व्यक्तित्व था वो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। बहुआयामी व्यक्तित्व यानी बहुआयामी इनका जो व्यक्तित्व था, इनका जो चरित्र था, इनका जो स्वभाव था, उसमें कई तरह की विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं। तो उन सारी विशेषताओं में से हम मोटे रूप में सिर्फ 4 विशेषताओं की बात करें तो इनके व्यक्तित्व की 4 विशेषताएं कौन कौन सी है वो देखते हैं। नंबर 8, एकांकी साहित्यकार। क्या थे? नंबर 1 एकांकी साहित्यकार। नंबर 2 प्रखर कवि। दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी? प्रखर कवि। तीसरी फोटोग्राफर। अच्छी फोटोग्राफी का शौक है इनको। अलग अलग स्थानों पर जाते रहते थे, घूमते रहते थे, फोटो खींचते रहते थे। और फोटो कब खींचेंगे? जब इनके चरित्र में ये पर्यटक सत्यान्वेषी, सत्य की खोज करने वाले पर्यटक थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे और वहां पर ये अच्छी फोटोग्राफी खींचते थे और उन फोटोग्राफियों से प्रभावित होकर, उनको देखकर, ऐसे दृश्यों को देखकर फिर ये कविता में उनको चित्रित, अपने भावों को, अपने विचारों को चित्रित करने का प्रयास करते थे, जिसमें बहुत हद तक सफल रहे। तो हम इनके बहुआयामी व्यक्तित्व की बात करें
तो ये एकांतमुखी साहित्यकार थे। पूरे साहित्य में इनका स्वभाव दिखाई देगा और स्वभाव को देखकर पता चलता है कहीं कहीं करके एकांत की ओर जाने वाले राइटर हैं। प्रखर कवि के रूप में जाने जाते हैं। हम बात भी किसी की करेंगे, प्रखर कवि थे, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी। रचनाओं की जब हम बात करते हैं, इनकी रचनाओं के अंतर्गत सबसे पहली जो रचना आती है वो है कितनी नावों में कितनी बार आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार इत्यलम भंगपूर्ण और हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर बाबरा अहेरी, बहुत सारी काव्य रचनाएं इन्होंने लिखी। उनमें से हम प्रमुख की चर्चा करें तो कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इत्यलम, भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। और इन प्रमुख काव्य रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो इनकी दो रचनाएं ऐसी हैं। नंबर 1 कितनी नावों में कितनी बार और आंगन के पार द्वार। तो आंगन के पार द्वार रचना को साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी। और इसको कौन सा मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कितनी नावों में कितनी बार रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और आंगन के पार द्वार रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है वो रचना है असाध्य बीना। कितनी नावों में कितनी बार इसमें संकेत ये है और ये एक क्या है? लंबी कविता है। इसमें प्रियंवत की कहानी है, केश पंडित प्रियंवत। ठीक, एक ऐसी वीणा जिसको कोई आज तक साध नहीं सका, ऐसी वीणा के बारे में बताया है कि ऐसी वीणा को सिर्फ समर्पण के भाव से, त्याग की भाव से ही एक पात्र है प्रियंवत वो बजा पाता है, साध पाता है, उसमें स्वर निकाल पाता है। तो ये लंबी कविता बहुत चर्चित है, बहुत पाठ्यक्रमों में छुट्टी। ठीक, इसके बाद इन्होंने कुछ उपन्यास लिखे जिनमें से सबसे प्रमुख जो उपन्यास इनका वो है शेखर एक जीवनी। कौन सा? शेखर एक जीवनी। इसके कई 3 भाग है और दूसरा है वो है नदी के द्वीप। ठीक, 2 उपन्यास है शेखर एक जीवनी। बीए स्तर की क्लासरूम में जुड़ा हुआ है कई पाठ्यक्रमों में, प्लस हम हायर एजुकेशन के एमए करेंगे, एमए में भी आपको ये मिलेगा, प्लस आप IAS RS के एग्जाम दोगे और वहां अगर हिंदी का पेपर लेते हैं वहां भी शेखर एक जीवनी उपन्यास जुड़ा हुआ मिलेगा। अब बात करें अज्ञेय, तो नाम से पता होता है अज्ञेय यानी ज्ञात और अज्ञात। उन्होंने खुद ने ही अपना नाम अज्ञेय रखा, जिसको कोई जान नहीं सकता, यानी जानने वाले को ज्ञात कहेंगे, जिसको कोई नहीं जान सकता उसको अज्ञात कहेंगे।
और जो अज्ञेय जी थे वो अज्ञेय महाराज जो अज्ञेय को जानता था, जो ये कहता है कि मैं अज्ञेय को जानता हूँ, अज्ञेय की रचनाओं को मैंने पढ़ा है, उसके लिए अज्ञेय क्या थे? अज्ञात। और जो ये कहते थे भाई मैं अज्ञेय को नहीं जानता, सिंपल जानता हूँ, हाँ ये कोई कवि है, चरित्र उनका अच्छा था, सहनशील स्वभाव के कवि थे, तो ये उनके लिए ज्ञात, यानी इनका चरित्र ज्ञात भी था और अज्ञात भी था। तो ऐसे ही ज्ञात और अज्ञात अज्ञेय प्रयोगवादी काव्यधारा को हिंदी में लेकर आए। अब हम इनके काव्य का अनुशीलन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो इनके काव्य की जो विशेषताएं निकलकर सामने आएगी, तो उसमें सबसे पहली विशेषता हम बात करें तो सबसे पहली विशेषता आएगी अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्यानुभूति। यानी इनके काव्य में जो इन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है, प्रकृति के उपादानों का जो प्रयोग किया है, वह अद्भुत है, अतुलनीय है। सौंदर्य की अनुभूति उसमें हमें प्रचुर मात्रा में दिखाई देती है। दूसरी जो विशेषता की हम बात करते हैं वो है रहस्यानुभूति। छायावाद के बाद प्रगतिवाद को छोड़कर एकमात्र ऐसे कवि जिनके यहाँ काव्य में हमें छायावाद का पुट भी दिखाई पड़ता है। प्रेम का निरूपण इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। प्रेम यत्र तत्र सर्वत्र कविताओं में आपको दिखाई देगा। और मैंने पहले भी बताया था जब हम प्रयोगवाद की सामान्य चर्चा की, तो प्रयोगवाद नग्न यथार्थ को महत्व देता है, और इस नग्न यथार्थ के कारण जो प्रेम की भावना का चित्रण प्रयोगवाद में हुआ, उसमें थोड़ी सी माशलता, थोड़ी सी अश्लीलता आ जाती है, वो इनके काव्य में हमें दिखाई देगी। चौथी विशेषता कुंठा और घुटन का प्रयोग। लेखक अंदर ही अंदर से कहीं न कहीं कुंठित है, उसके मन के अंदर, यानी फ्राइड का मनोविश्लेषण आपको सिद्धांत पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं ये मनोविश्लेषणवादी राइटर भी हैं अज्ञेय जी। तो मनोविश्लेषण के कारण कहीं न कहीं उनके मन में कुंठाओं से ग्रस्त थे, कहीं कहीं ये घुट रहे थे, तो अपनी कुंठा और घुटन को भी उन्होंने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। अब ये तो गई किसकी विषय वस्तु। विषय वस्तु में हमने क्या लिया? प्राकृतिक सौंदर्यानुभूति। नंबर एक, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्यानुभूति। फिर कुंठा और घुटन। प्रेम का निरूपण, ठीक, और ठीक है रहस्यानुभूति, जो छायावाद में हमें देखने को मिलती है। रहस्य या रहस्य चित्रण भी हमें दिखाई देता है। तो जब भाव की बात करते हैं, भाव पक्ष की बात करें, तो भाव पक्ष में ये सारी विशेषता चित्रित हो जाएगी। अब हम कला पक्ष की बात करें, वो करेंगे तो कला पक्ष की क्या क्या जाएगी? भाषा आ जाएगी, शैली आ जाएगी, बिंब आ जाएंगे, प्रतीक आ जाएंगे, छंद आ जाएंगे, ठीक। अब भाषा की विविधता इनके काव्य में हमें दिखाई देगी। भाषा में अंग्रेजी के शब्द भी मिलेंगे, उर्दू के मिलेंगे, अरबी फारसी के शब्द मिलेंगे, शुद्ध खड़ी बोली हिंदी के शब्द का प्रयोग भी इन्होंने किया। तत्सम भी मिलेंगे और तदभव भी आपको मिलेंगे। शैली की बात करें तो इनकी जो शैली थी, काव्य की शैली थी, वो मुक्तक शैली थी। उसमें व्यंग्यात्मकता हमें सर्वत्र दिखाई देगी। बिंबों की बात करें तो इनके लिए जो पुराने बिंब थे वो वासी हो चुके थे, पुराने पड़ चुके थे, घिस चुके थे, उनकी आवाज खत्म हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया? उनके स्थान पर नए बिंबों को काव्य में स्थान दिया, नए प्रतीकों को काव्य में स्थान दिया। जैसे भुना हुआ पापड़,
उसका चेहरा हेडलाइट इंजन के हेडलाइट से चमक रहा था। सुर्ख तवेसी लाल, नायिका का क्रोध आया तो चेहरा कहता सुर्ख तवेसी लाल, कि नए उपमा नए बिंब नए प्रतीक हमें अज्ञे की कविताओं में दिखाई देते हैं। और रही बात करें हम छंदों की, तो छंद को तो मानते ही नहीं थे। मुक्तक होकर, उन्मुक्त भाव से स्वतंत्र होकर, छंदों से स्वतंत्र होकर, छंदों की जो गुलामी थी उससे पूरी तरह मुक्त होकर इन्होंने काव्य रचना रची। जिसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि प्रेम के लिए ले सकते हो, प्रकृति का सौंदर्य उसके लिए ले सकते हैं कि हरी हरी पिछली घास, हरी पिछली घास डोलती कलगी सरहरी बाजरे की, यानी बाजरा है और उस हरी घास बिछी हुई है, हरी पिछली घास डोलती कलगी सरहरी बाजरे की। तो बाजरे को दूल्हा बना दिया है, और घास का दूल्हा कौन है? बाजरा। बाजरे की कलगी, जैसे दूल्हे के सहरे पर कलगी सजती है ना, वैसे सजती दिखाई देती है। ऐसा प्रयोग अज्ञे की रचनाओं में दिखाई देता, दूसरी जगह नहीं दिखाई देता। व्यंग की बात करें, यथार्थ की बात करें, तो वो लिखते हैं, एक सांप कविता है उनकी प्रसिद्ध, उसमें लिखते हैं कि हे सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, हे सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें आया नहीं। तुम सभ्य भी नहीं हुए और नगर में बसना भी तुम्हें आया नहीं। तो एक बात पूछूं, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, क्या उत्तर दोगे? क्या कि तब कैसे सीखा डसना और विष कहां से पाया? कि हे सांप तुम सभ्य नहीं हो, नगर में तुम रहे नहीं हो, यानी सांप के माध्यम से कहीं न कहीं जो शोषक वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, जो चाटुकार वर्ग है, जो साम्राज्यवादी वर्ग है, उस पर एक गहरा प्रहार भी करते हैं। तो कहां से सीखा ये डसना, यानी लोगों को छलना, उनका शोषण करना, उनको दुखी करना। तो इस प्रकार आज के हमारे इस ई व्याख्यान के अंतर्गत हमने अज्ञे के बारे में जाना। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे था। अज्ञे की जो समय सीमा थी वो सन 1911 से लेकर 1987 तक चली। अज्ञे ने गद्य और पद्य में कई सारी रचनाएं लिखी। अज्ञे ज्ञात भी थे, अज्ञे ज्ञात भी थे, प्रयोगवाद के जनक कहलाते हैं। तार सप्तक के संपादक ये रहे हैं। प्रथम तार सप्तक के सारे कवि प्रयोगवादी कवि कहलाए हैं, जिसमें इनके अलावा रामविलास शर्मा, नेमिचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्ति बोध, गिरिजा माथुर, ये सारे प्रभाकर मार्च के ये आ जाते हैं, है ना। फिर हम बात करें इनकी रचनाओं की, तो इनकी रचनाओं में सिर्फ 2 रचनाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिले हैं। नंबर 1, कितनी नावों में कितनी बार, इसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दूसरी रचना की हम बात करें तो दूसरी रचना का नाम है आंगन के पार द्वार, इसको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर इनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास शेखर एक जीव की और नदी के द्वीप दूसरा है। सबसे प्रसिद्ध लंबी कविता जो है वो असाध्य वीणा है। इनके काव्य की विशेषताओं की बात करें तो 2 भागों में हम बांट लेंगे, एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। इसमें प्राकृतिक सौंदर्यानुभूति, उनका और उदान प्रेम का निरूपण, ऐश्वर्य चित्रण, ये भाव पक्ष में ले लेंगे। और कला पक्ष में भाषा की विविधता आपको दिखाई देगी, शैली मुक्तक शैली है, बिंबों की नवीनता आपको दिखाई देगी, प्रतीकों की नवीनता दिखाई देगी, छंदों की नवीनता दिखाई देगी। इस प्रकार आज हमने अज्ञे के बारे में पढ़ा। अज्ञे हिंदी में प्रयोगवादी प्रमुख कवियों की श्रेणी में अपना सर्वोच्च स्थान रखते हैं। और अज्ञे के बारे में, अज्ञे की जीवनी के बारे में या अज्ञे की काव्यगत विशेषताओं के बारे में अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो इस अध्ययन के बाद मैं यथासंभव मानता हूं कि आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।